क्या होगा अगर एक कैदी जिसे सिर्फ 48 घंटे बाद फांसी होने वाली हो, अचानक एक ऐसी अजीब आखिरी इच्छा रख दे जिसे सुनकर पूरा जेल प्रशासन हिल जाए। एक ऐसी इच्छा जो न सिर्फ चौंकाती है बल्कि उस कैदी की मौत के पीछे छिपे एक बड़े राज को भी बाहर लाती है। जेल की अंधेरी सीलन भरी कोठरी में बैठा कैदी आरव उस सुबह बिल्कुल शांत था। इतना शांत कि जैसे उसके आसपास की मौत भी उसकी शांति को छूने की हिम्मत न कर सके। उसकी फांसी में सिर्फ 48 घंटे बाकी थे, लेकिन उसके चेहरे पर न डर था न बेचैनी, मानो उसकी आत्मा पहले से ही किसी बड़ी सच्चाई को जानती हो। जेलर अपनी पुरानी फाइल बंद करता है और भारी आवाज में कहता है, आरव, तुम्हें कानून के मुताबिक आखिरी इच्छा रखने का हक है। बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? आरव धीरे से अपनी आंखें उठाता है और बिना पलक झपकाए कहता है, मुझे एक कुर्सी चाहिए और एक आईना। यह सुनकर पूरा जेल प्रशासन चौंक गया। कुर्सी? आईना? कोई कैदी अपनी आखिरी इच्छा में ऐसा कभी नहीं मांगता। चर्चा फैल गई कि इसका मतलब क्या है। लेफ्टिनेंट बार बार पूछ रहा था, कुर्सी में क्या करेगा और आईना? कोई कोड तो नहीं? किसी को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन नियम नियम है, कैदी की आखिरी इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है। अगली सुबह आरव को खास कमरे में लाया गया। कमरे के बीच में एक लकड़ी की पुरानी कुर्सी रखी थी और उसके सामने एक बड़ा साफ चमकदार आईना। गार्ड्स और अधिकारी कमरे के किनारों पर खड़े थे। सबके चेहरों पर तनाव था। आरव ने कमरे में कदम रखा, एक पल रुका, फिर शांत चाल से आगे बढ़ा और कुर्सी पर धीरे से बैठ गया। उसकी आंखें सीधे आईने पर टिक गईं, जैसे वह किसी इंसान को नहीं बल्कि अपने अतीत को देख रहा हो। कुछ पलों बाद वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस अब सच सामने आएगा। उसकी ठंडी आवाज ने सबको सहमा दिया। जेलर और गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे। कुछ बड़ा होने वाला था। कमरे में तनाव चरम पर था जब आरव ने बोलना शुरू किया। 10 साल पहले जिस हत्या का इल्जाम मुझ पर लगा वह मैंने नहीं की थी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या यह कोई नई कहानी है या सच? आरव ने आगे कहा, उस रात असली कातिल ने यही कुर्सी इस्तेमाल की थी। आईने में उसकी छाया साफ दिखी थी, लेकिन पुलिस ने उसे सबूत नहीं माना। जेलर डरते हुए पूछता है, तो तुम क्या साबित करना चाहते हो? आरव गहरी सांस लेता है और कहता है, कातिल इस जेल के अंदर है और वह अब भी अपने गुनाह को छुपाने के लिए तड़प रहा है। यह सुनकर कमरे की हवा जम गई। तभी पीछे से एक भारी टूटती हुई आवाज आई, बस, बहुत हुआ। सबकी नजरें घूमी और देखा कि गार्ड्स में से एक आदमी, मार्कस, कांपते हुए जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर डर, पछतावा और वर्षों का अपराध बोध साफ दिख रहा था। अचानक वह चिल्लाया, मैंने किया था, गलती से। लेकिन डर के मारे आरव को फंसा दिया। उसका रोना कमरे की दीवारों को चीर रहा था। अधिकारी सुन्न हो गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि असली दोषी उनके अपने बीच काम करता था। वह हर दिन इस बोझ के साथ जी रहा था, हर रात डर में सोता था और हर सुबह एक झूठे चेहरे के साथ जेल की वर्दी पहनता था। आरव शांत बैठा रहा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न बदला, बस एक गहरी थकान थी। मार्कस को हथकड़ी लगाई गई, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। वह खुद ही बोला, मुझे ले जाओ, मैं यह बोझ अब और नहीं उठा सकता।
उसका टूटना साबित कर रहा था कि सच कब तक भी दबा रहे। एक पल ऐसा आता है जब वह खुद बाहर निकल आता है। आरव की वह आखिरी पंक्तियां, कातिल इस जेल के अंदर है, कमरे में किसी बम की तरह गिरी। उसकी आवाज अभी भी दीवारों में गूंज रही थी और सभी अधिकारियों के चेहरों पर उसी क्षण डर, शक और अविश्वास तैरने लगा। कमरा अचानक बोझिल हो गया। हवा भारी हो गई थी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। गार्ड्स अपनी जगह पर जमे हुए थे। लोगों की आंखें एक दूसरे को खोज रही थीं। आखिर वह कौन है, किसकी ओर इशारा है? और तभी उस तनाव से भरे सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी, टूटती हुई, कंपाती आवाज कोई कमरे के पीछे से उठी। बस, बहुत हुआ। उस आवाज में एक अजीब सा कंपन था। न उसमें ताकत थी, न आत्मविश्वास, सिर्फ डर और अपराध बोध, जैसे किसी इंसान की आत्मा अपने ही बोझ तले टूट रही हो। सभी लोग एक झटके से पीछे मुड़े और वहां दीवार के पास खड़ा मोटा जैकेट पहने एक गार्ड, मार्कस। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ रहा था। उसकी आंखों में भय, पछतावा और दबे हुए आंसू एक साथ तैर रहे थे। उसकी आंखों में भय, पछतावा और दबे हुए आंसू एक साथ तैर रहे थे। अगले ही पल, जैसे उसकी टांगों ने जवाब दे दिया हो, वह धप्प से जमीन पर गिर पड़ा, दोनों घुटनों पर। और फिर जिस बात का किसी ने सोचा भी नहीं था, जिसे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, वह कमरे में गूंज उठी। मार्कस फूट फूट कर रोते हुए चिल्लाया, मैंने किया था, गलती से, लेकिन डर के मारे आरव को फंसा दिया। उसकी आवाज इतनी तेज, इतनी टूटी हुई थी कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कोई बोल नहीं पाया, कोई हिल नहीं पाया। कमरा अचानक ठंडा पड़ गया, इतना ठंडा कि जैसे उसमें किसी अदृश्य शक्ति ने सारी गर्मी खींच ली हो। हर व्यक्ति को लगा जैसे उसने अभी अभी एक ऐसी सच्चाई का सामना किया है जिसने वर्षों से जिंदगी को झूठ में ढके रखा था। जेलर के हाथों से फाइल गिर गई। लेफ्टिनेंट का चेहरा सफेद पड़ गया। मनोवैज्ञानिक ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। यह दृश्य देखकर उनके पेशेवर मुखौटे भी टूट गए थे। आरव अब भी कुर्सी पर बैठा था, न मुस्कुरा रहा था, न रो रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ सन्नाटा था, जैसे वह यह पल वर्षों से देखना चाहता था। और अब जब वह सामने था तो उसके भीतर कोई हलचल ही नहीं बची थी। मार्कस की रुलाई और भी तेज हो गई। वह आगे झुककर जमीन पर अपने हाथ पटकने लगा। मैंने उसे मारना नहीं चाहा था। सब बहुत तेजी से हुआ। मैं घबरा गया था, डर गया था, और जब मौका मिला मैंने आरव को फंसा दिया। उसकी हर बात चाकू की तरह कमरे के लोगों के दिलों में उतर रही थी। एक गार्ड ने अविश्वास में कहा, मार्कस, तुम इतने सालों से हमारे साथ हो, यह कैसे? मार्कस ने सिर उठाया, आंखें सूजी हुई थीं। मैं हर रात सो नहीं पाया, हर सुबह डर के साथ उठता था और हर दिन इस बात से जूझता था कि मैं एक निर्दोष इंसान को मरने के लिए छोड़ आया हूं। उसका शरीर कांप रहा था। अगर कोई उसे छू लेता तो शायद वहीं टूटकर बिखर जाता। आरव धीरे से उसकी ओर देख रहा था। उसकी नजरों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान और पीड़ा। जेलर को अचानक अपना संतुलन संभालना मुश्किल हो गया। उन्होंने कुर्सी पकड़कर खुद को स्थिर किया। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही बात लिखी हुई थी, हम इतने साल अंधे कैसे बने रहे? कमरे का हर कोना अब अपराध बोध और शर्म से भर चुका था। एक निर्दोष व्यक्ति ने 10 साल जेल में काट दिए और असली दोषी वह उनकी ही वर्दी में रोज घूमता था, उनके साथ चाय पीता था, ड्यूटी करता था
और हर दिन उस गुनाह का बोझ ढोता रहा जो उसकी आत्मा को खा रहा था। गार्ड्स ने मार्कस को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद ही हाथ आगे बढ़ा दिए। मुझे ले जाओ, मैं यह बोझ अब और नहीं उठाना चाहता। उसकी आवाज टूट चुकी थी। सालों पुराना डर, अपराध और पछतावा आज उसके शरीर से जैसे फटकर बाहर आ गया था। कमरा अब सिर्फ एक कमरे जैसा नहीं लग रहा था। कमरा अब सिर्फ एक कमरे जैसा नहीं लग रहा था। वह एक अदालत बन चुका था। एक ऐसी अदालत जहां झूठ टूट चुके थे और सच अपनी पूरी तीव्रता के साथ खड़ा हो चुका था। आरव अपनी कुर्सी पर शांत बैठा था। उसका चेहरा राहत से नहीं, बल्कि एक गहरी थकान से भरा हुआ था, जैसे उसने जीत नहीं पाई, बस एक लंबे संघर्ष को पूरा किया है। सभी लोग सुन्न हो चुके थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आगे क्या कहें, क्या करें, कैसे इस सच्चाई को पचाएं। कमरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मार्कस के टूटे हुए दिल और बिखरी हुई आत्मा की। कमरा अब भी उस सच की गूंज से भरा हुआ था जिसे मार्कस ने रोते हुए कबूल किया था। सालों से दबा हुआ सत्य जैसे अचानक फटकर सामने आ गया हो, किसी ज्वालामुखी की तरह जो आखिरकार फटने से खुद को रोक नहीं पाया। गार्ड्स मार्कस को पकड़कर खड़े थे। जेलर का चेहरा अब भी सदमे में जड़ा हुआ था। लेफ्टिनेंट के हाथ कांप रहे थे। मनोवैज्ञानिक सलाहकार अपने सीने पर हाथ रखे गहरी सांसें लेने की कोशिश कर रहा था। और इन सब के बीच आरव अब भी शांत बैठा था। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न खुशी, न नफरत, बस एक गहरी थकान और एक ऐसे व्यक्ति का मौन संतोष जिसने सच के लिए लंबा, दर्दनाक संघर्ष झेला हो। कुछ क्षणों बाद आरव बहुत धीरे से, मानो अपने शरीर के हर टुकड़े को उठाने की कोशिश कर रहा हो, कुर्सी से खड़ा हुआ। कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, और धीरे धीरे उस बड़े आईने के सामने जाकर रुक गया। कमरा अब भी उसका प्रतिबिंब देख रहा था। एक व्यक्ति जिसे 10 साल तक अपराधी कहा गया, जिसकी पहचान छीन ली गई, जिसकी मासूमियत को दबा दिया गया और जिसकी आत्मा को रोज रोज चोट पहुंचाई गई। लेकिन आज वह आईने में एक निर्दोष आदमी को देख रहा था। एक ऐसा आदमी जो झूठ के पहाड़ के नीचे दबा रहा, लेकिन टूटा नहीं। आरव ने अपने चेहरे पर हाथ नहीं फेरा, न अपनी आंखें पोंछी। वह बस अपने प्रतिबिंब को देखने लगा, जैसे वह खुद से पूछ रहा हो, क्या मैं सच में आजाद हूं? क्या यही है वह क्षण जिसका इंतजार था? कुछ पल बाद उसने बहुत धीमी मगर बेहद गहरी आवाज में कहा, मैंने आखिरी इच्छा इसलिए मांगी थी क्योंकि आईने में इंसान झूठ नहीं बोल पाता। उसकी आवाज ने कमरे की आत्मा तक को छू लिया। जेलर ने यह सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उसे एहसास हुआ हो कि इतने सालों तक वे सब लोग आईने से नहीं, आरव की आंखों से झूठ देखते रहे। आईना सिर्फ कांच नहीं था, यह सच का प्रतीक था। एक ऐसा सच जिसे मार्कस अपने भीतर दबाकर रखे हुए था, लेकिन जब उस आईने के सामने खड़ा हुआ तो वह टूट गया। सभी को समझ आ चुका था, आरव की आखिरी इच्छा कोई सनक नहीं थी, कोई ड्रामा नहीं था। यह एक मनोवैज्ञानिक दांव था, एक ऐसा दांव जिसमें उसने आईने का इस्तेमाल सबूत की तरह नहीं, बल्कि अपराधी के अंतर्मन को जगाने वाले हथियार की तरह किया। उसी समय 2 गार्ड आगे बढ़े और मार्कस के हाथों में हथकड़ी डाल दी। मार्कस विरोध नहीं कर रहा था, वह पहले ही टूट चुका था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और आवाज इतनी कमजोर जैसे उसकी आत्मा कहीं पीछे रह गई हो। जब उसे ले जाया जा रहा था, वह आखिरी बार कांपती आवाज में बोला, आरव, मुझे माफ कर दो। लेकिन आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने सिर्फ एक लंबी सांस ली,
जैसे सीने पर पड़ा 10 साल का बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। अगले ही क्षण जेलर ने आदेश दिया। इसकी फांसी रोक दो, मामला तुरंत कोर्ट भेजा जाएगा। अधिकारी फोन पर भागदौड़ करने लगे। फाइलें उठाई गईं, कागजों पर मोहरें लगने लगीं। पूरा प्रशासन अचानक हरकत में आ गया। लेकिन कमरे में आरव के चारों ओर एक अलग ही शांति थी। एक ऐसी शांति जो सिर्फ उस इंसान को मिलती है जिसने वर्षों की अन्यायपूर्ण कैद के बाद अंत में आखिरकार इंसाफ को छू लिया हो। घंटों के अंदर अंदर उसकी फांसी आधिकारिक तौर पर रोक दी गई और कुछ हफ्तों बाद पुनः जांच हुई। सभी सबूत बाहर आए। मार्कस ने पूरा सच कबूल किया और 10 साल बाद आरव को आखिरकार इंसाफ मिला। कोर्ट ने उसे निर्दोष घोषित कर दिया। जेल के बाहर वह जब निकला तो उसकी आंखों में न गुस्सा था न बदला, बस अपने सत्य की जीत की चमक थी। 10 साल की रात खत्म हो चुकी थी। सुबह अब उसकी थी। कभी कभी सच कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है। बस उसे देखने के लिए एक आईना चाहिए और हिम्मत।